भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान हर गुजरते दिन के साथ हिफाजती सामान समंदरों में आलूदगी का बायस बन रहा है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि खुद को महफूज रखें, लेकिन समंदरी हयात को महफूज रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर में 129 अरब मास्क और 65 अरब प्लास्टिक के दस्ताने हर माह इस्तेमाल होते हैं और उन्हें फिर हम क्या करते हैं कि साइलों पर फेंक देते हैं। मनाजिर भी हम दिखा। और गुज़श्ता रोज़ वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं हर चंद माह बाद यहाँ पर जब आती हूँ मैं आवाज़ उठाती हूँ साहिल साफ़ करो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद रोज़ बाद ही दोबारा वहाँ पर गंदगी बल्कि पहले से ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और एट दिस टाइम जब हम कोविड से निमट रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि साहिल पर, समंदर में, वहाँ पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक मौजूद है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दस्ताने यूज़ करने के बाद लोग फेंक देते हैं। हम ये देखते हैं कि मास्क वहाँ पर मौजूद हैं। और माहौलियाती निज़ाम, जब इसकी हम बात करते हैं तो माहौलियाती आलूदगी, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कोशिश तो बहुत सी हुकूमतों ने की, बहुत से मुल्कों ने की, लेकिन अब कोविड से निमटने के लिए जब देखा गया कि बहुत से मुल्क ने वो जो बैन था प्लास्टिक पर, वो बैन हटाया, प्लास्टिक यूज़ हुआ, वो सारा प्लास्टिक इस वक्त जा रहा है समंदर में। सिर्फ अगर मास्क की बात कर लें, मास्क इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अक्सर जब मछेरे जाल फेंकते हैं तो मछली कम और मास्क ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये हम जब बात करें मास्क पोल्यूशन की, कि मास्क की वजह से क्या मसला है, तो इसी पर हम बात करेंगे। शुएब अब्दुल रज़ाक साहब कंजर्वेशन ऑफिसर हैं WWF के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर जब हम बात करते हैं कि इस वक्त माहौलियाती आलूदगी से निमटना है हमें, और एक तरफ हम देखते हैं कि ख़ुद को महफूज भी रखना है, कोविड से भी बचना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको सही तरीके से तल्फ ना करना और ये सारा वेस्ट समंदर में जाना, समंदरी हयात की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बड़ी बात की और काफ़ी आपने उन तमाम एरियाज को जो है आइडेंटिफाई कर लिया और उनको साइड कर दिया जिस पे जो है हमारी भी जो है काम जारी है। जिस तरह आपने कह दिया कि जो मास्क का इस्तेमाल कर लेना, जिसको हम जो है PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जी इनका जो है जाहिर सी बात है कि जो है ह्यूमन बीइंग्स को प्रायोरिटी देना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन भी रहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि हम क्या कंजम्पशन के हमारे क्या है, हम क्या खाते हैं, क्या वो फूड जो हम खाते हैं वो जो है पोल्यूटेंट है या नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी जो है, क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ हम सब ये जो है घरों में बैठे हुए थे, लेकिन WWF जो है चंद कम्युनिटीज के साथ मिलके, फिशर कम्युनिटीज के साथ मिलके अपने मॉनिटरिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा और इसके साथ हमारी क्लोज कोलैबोरेशन है। और उससे जो है रिसेंट जो है मिसाल के तौर पर जो 2-3 महीनों से फिशरमैन ने जो है जरूर ये कहा है कि इनके फिशिंग नेट से, फॉर एग्जांपल जिसको हम लोकल लैंग्वेज में छोड़ी कहते हैं, या फिर जो है मुश्का एक मछली जिसके लिए जो नेट यूज करते हैं, उसमें जो है इनके इंटेंगलमेंट के जो है हमें रिपोर्ट्स आई हैं। तो उसका मतलब ये कि देयर इज अ लॉट वे टू गो टू फाइंड कि हमें और क्या क्या चीजें मिल जाएंगे, बट इनके जरूर इनके नेट्स में जरूर आए हैं। और दिस इज रियली सीरियस कंसर्न कि हम जो 75% जितने भी मास्क है वो जो है लैंडफिल और ई में चले जा रहा है। इनकी ट्रैकिंग कर लेना, इनकी मॉनिटरिंग कर लेना और इनको रिड्यूस कर लेना हम सबकी जो है मेरे ख्याल में जिम्मेदारी है। ठीक। अच्छा शुएब साहब, एक और चीज़, हम अगर अदादो शुमार की बात कर लें तो कोरोना से पहले हम कितना प्लास्टिक समंदर में डाल रहे थे या क्या रेशो सामने आती थी? क्योंकि कोविड के बाद तो सूरत हाल इंतहाई नगुफ्ता बे है कि हम बात भी करें तो लगता है कि शायद हम ज्यादती कर रहे हैं। समंदर में मौजूद आबी हयात जो हैं उनकी जिंदगियां हम खुद ही खतरे में डाल रहे हैं। जी, इसमें जब हम पोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो मरीन पोल्यूशन में बहुत सारे जो इसके जो अक़साम आ जाते हैं, जिस तरह के डिब्रीज है, प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट है, अनट्रीटेड वाटर भी है। अब अगर हम सिर्फ जो गार्बेज के जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 250 मिलियन जो है इसके गार्बेजेस है जो पाकिस्तान की कोस्ट, मतलब कि लैंड की तरफ से जो हमारे पानी में जो है हम जो है रन ऑफ कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समंदर को जो पोल्यूट करने में। और इसके साथ जो उसमें अगर हम परसेंटेज देखा जाए तो उसके जो है 250 मिलियन का 65% वो तमाम ऐसे प्लास्टिक से जो कि सिंगल यूज है। तो यू कैन इमेजिन कि हम कितना परसेंट में जो है हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इंक्रीज भी कर रहे हैं। और नहीं, ये जो आप फिगर्स शेयर कर रहे हैं सर, ये करंट फिगर है या ये कि कोविड से पहले की फिगर्स हैं? नहीं, ये जो है कोविड से पहले की है। अब कितना है, अब कितना फर्क है सर?
अब जो है जिस तरह मैंने कह दिया, लॉकडाउन की वजह से हमारी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रही है। मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमारे सिर्फ जो है विद इन द कम्युनिटीज रही है टाइम टू टाइम, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली वी कैन कम अप विद गुड एस्टिमेट्स के कि वो तमाम एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं। जिस तरह हम इनको कह रहे हैं कि मरीन में हम ऐसे सिग्निफिकेंट एरिया जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरिया, जिसमें से हमारे हॉक्स बे है, सी व्यू है, इसके बाद हमारे चरना आइलैंड है। ये एक ऐसे एरिया से जिसको हॉट स्पॉट से मरीन बायोडायवर्सिटी के हवाले से, बिल्कुल तो हमारी जो है मॉनिटरिंग इन एरियाज पे है। बिल्कुल सही, इसके स्टैट्स भी आप लोग जल्द कंपाइल कर पाएंगे। लेकिन सर एक बात और बताएं, बहुत से ममालिक ने प्लास्टिक बैन लिफ्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग कि ड्यू टू कोविड हमें ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स बनाने थे, इस्तेमाल करने थे, मास्क इस्तेमाल करने थे, ग्लव्स इस्तेमाल करने थे, उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबली इशू बढ़ गया सर प्लास्टिक वेस्ट का। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस तरह के हम जो है फॉर एग्जांपल हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस में भी जो है वहां पर भी जो है जो मास्क की वजह से जो पोल्यूशन है वो जो है 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। अगर ये जो है यही जिस तरह का हम दूसरा कारण हमारे WWF के जो है दूसरे ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हांगकांग है, वहां पर भी इनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो है मास्क की वजह से मरीन पोल्यूशन इंक्रीज कर गया है। एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि इस चीज को टैकल किया जाए। और अब इसमें जो एक और चीज है कि टैकल अगर हम सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके स्टेजेस है, प्रोडक्शन है और उसके बाद यूजेज है, यूजेज के बाद से जो है इसके डिस्पोज ऑफ है, डिस्पोज ऑफ के बाद से रिसाइकलिंग है। तो ये कि प्रोसेस इस तमाम प्रोसेस में सबको रिस्पॉन्सिबली तौर पर जो है एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है सर डिस्पोज ऑफ करने के लिए? वो क्या कर सकता है कि ये पोल्यूशन ना हो? इसमें जो है अगर मैं इंडिविजुअली हिसाब से मैं बात कर लूं तो इसमें जाहिर सी बात है कि वी नीड टू फिगर आउट दैट कि हम अपनी लैंड हम अपने घरों में कोई स्पेसिफिक जो है इनके लिए कंटेनर यूज किया जाए। उन कंटेनर्स को जो है जो डेजिग्नेटेड जो है गार्बेजेस है हमारी स्ट्रीट्स में उनमें इसमें जो है डाल दिया जाए। और इसके अलावा अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम इसको जो डंप कर सकते हैं लैंडफिल्स, मतलब ये कि अगर हम इसको किसी जमीन में जो है यानी सर आप ये समझते हैं और आपकी मशवरा देंगे पाकिस्तान में सुनने वाले हर शख्स को कि जो भी मास्क इस्तेमाल कर रहा है, ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा है, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने घर में या घर के पास या बाहर लॉन में या किसी और जगह पर खुद एक लैंडफिल साइट बना ले और उसे दबा दे मिट्टी के अंदर। आप यही सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद थे आप। किस तरीके से हम प्लास्टिक कम कर सकते हैं उससे मुतालिक बात करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि मास्क और ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि तल्फ करने के प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है, इसकी वजह से वो चाहे मेरीन लाइफ हो, वो चाहे हम जनरल आप बात कर लें एनवायरनमेंट की, भी इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती है और इस तरह से मुझे लगता है बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। चलिए जी, इंतजामिया ने आंखें बंद की लेकिन मकीनों ने नहीं की। नाज़िमाबाद में इंतजामी नाअहली का शिकार गली का नक्शा ही बदल दिया। मोहल्ले के नौजवानों ने खुद गली को संवारने का बेड़ा उठाया। दीगर लोगों को साथ मिलाकर पहले कचरा ठिकाने लगाया, फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों सबने मिलकर दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया, गली को मॉडल स्ट्रीट बना दिया। जमजम सईद की रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट में आपको उन लोगों से भी मुलाकात उसके बाद मुलाकात करवाएंगे कि भाई ये आखिर कैसे किया इन्होंने। कराची का इलाका नाज़िमाबाद नंबर 4 20 बरस से जो गली कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही थी, उसे इलाके के नौजवानों ने मॉडल स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। मोहल्ले के नौजवानों ने खुद इस बदबूदार गली को संवारने का बेड़ा उठाया। दीगर लोगों को साथ मिलाकर पहले कचरा ठिकाने लगाया, फिर खवातीन, बच्चों और बड़ों सबने मिलकर दीवारों को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया। बच्चे बीमार होते थे, आने जाने में बच्चों को प्रॉब्लम, बराबर में उसका बिल्कुल गेट था और उसके साथ ही बिल्कुल मस्जिद भी है। कचरा जलता रहता था, सारा धुआं स्कूल में जाता था, तो बच्चे छोटे छोटे भी थे, हॉस्पिटल भी है,
इलाका मकीनों का कहना है कि अब गली से गुजरते हुए खुशगवार एहसास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत कचरा कुंडी थी, यहाँ से उस गली से लेकर यहाँ तक। देन मेरा यहाँ पे सेंटर भी पड़ा था क्लास 9 में, और यहाँ पे इतनी गंदी बदबू होती थी किसी कोई हद नहीं। नौजवानों का अज़्म है कि वो शहर के दीगर इलाकों की सड़कों को भी साफ सुथरा बनाएंगे। शहर कायद में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो हुकूमत से शिकवे शिकायतों के बजाय अपने हिस्से की शमा जलाकर अपना काम पूरा करते हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। जमजम की ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बड़ा अच्छा इकदाम है ये, और यकीनन एक से दूसरा सीखता है तभी बेहतरी आती है। इस इलाके के मकीन डॉक्टर आरिफा, सऊदुल रहमान और फ़हद शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इतना जो निखारा है इन्होंने इस गली को, इतना जो सजाया है कितने अरसे में ये इन्होंने काम किया। तो हमेशा लेडीज़ फर्स्ट की बात की जाती है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहूँगी। आरिफा, मुझे आप बताएं कि इस निखार को, इस सजाने को कितना अरसा दरकार रहा? गली कितनी ख़राब थी? कितने अरसे में इस गली की ख़राबी को आप लोगों ने दूर किया, ख़त्म किया? अस्सलाम वालेकुम। हम ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम इस जगह पे वर्किंग कर रहे हैं, और सिर्फ इस गली की बात नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 कचरा कुंडियाँ थी, जिसको आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में पूरा एरिया क्लियर किया है। अब ये पूरा क्लियर होने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर हमारे जितने भी यूथ के सर्कल में लोग मौजूद थे, इन सब लड़कों ने मिलकर जो है ना ऑन द स्पॉट, ऑन रोड खड़े होकर दिन रात लगा के ये सब कुछ अकेले हाथों करवाया है। ज़बरदस्त। तो अब अगर आप इसका शूट करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। यहाँ हाल इतना बुरा था कि आप यहाँ पर वॉक नहीं कर सकते थे। मैं बचपन से यहीं पर हूँ, मेरी पैदाइश इसी इलाके में हुई, तो तब से अब तक जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडी जो है वो कभी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट से तीसरे स्पॉट पे मूव करता ही रहता था। और अब कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि जो सामने वाला रोड है, जिसको हमने वॉल ऑफ होप का नाम दे दिया इस वक्त, ये रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था। यहाँ पर चलने तक की गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पर जंगली गली में भागने वाले कुत्ते जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई थी, और मच्छर, हर तरह की डिजीज़ प्रोड्यूस होने की वजह ना कोई ऐसे इम्कानात नहीं थे कि कोई चीज़, कोई बीमारी आपको ना लग जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने ये स्ट्रीट यूज़ करना बंद कर दी थी। अच्छा। आपके घर के आसपास कोई लोग मेहमान के तौर पे आ रहे हो तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आपके घर के बाहर इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। तो एक हम लोगों को अलग से फ़ील होने लगा था कि हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर जो है ना हमारा रहने के बावजूद यहाँ पर इतना जो है ना डिसिप्लिन जो है ना होने के बराबर है। तो एक काफ़ी टाइम से ये माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि कैसे हम इसको जो है ना आगे जो है ना करें, कैसे इसको हम क्लियर करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ऑलमोस्ट जो है ना सोचते सोचते जो है ना फिर एक माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर हम सब ने मिलके जो है ना ये स्टार्ट किया, और ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये काम चल रहा है। माशाल्लाह से अब हमारा ऑलमोस्ट अराउंड पूरा एरिया कवर हो चुका है। 20 से अबव जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडी को क्लियर किया गया है इसी वजह से। और ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है जिसको जो है ना हमने बहुत खूबसूरत बनाया है। इसके बाद हम आगे और बिल्डिंग्स को भी, और स्कूल्स को, और पार्क्स को भी टारगेट करेंगे, उसको भी हम ऐसी कलरफुल पेंटिंग्स के साथ जो है ना डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, और बड़ा अच्छा आपके बैक साइड पर लिखा हुआ है इको नॉट ईगो। ये बड़ा अच्छा मैसेज आप इस तरीके से दे रही हैं कि इससे वाकई लोगों को सीखने में मदद मिलेगी। लेकिन फ़हद, मुझे ये बताएं कि यहाँ की कचरा कुंडियाँ देखना, यहाँ के मसाइल को समझना, ज़ाहिर है जो वहाँ के लोग हैं वही समझ पाते हैं, जो वहाँ रहते हैं वही उस मसाइल को क्योंकि फेस करते हैं वो समझ पाते हैं। सोच का आना, मिल जाना, फिर काम करना, काम का हो जाना। लेकिन इस दौरान क्या कभी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया हो? क्या कभी आपने किसी ऐसे इदारे से रब्ता किया हो जिसका ये काम था सफाई करना, जिसका ये काम था कि यहाँ पर ये इशूज़ ना हो, और वहाँ से जवाब आपको इनकार में मिला हो? ऐसा हुआ? जी, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल हुआ, लेकिन ऊपर जब उनके भी अथॉरिटीज़ पे गए, जैसे डीएमसी के अंडर में आती हैं कचरा कुंडीज़, डीएमसी के जब हम यहाँ पे नीचे इंस्पेक्टर्स वगैरह से मिले और डिप्टी डायरेक्टर से मिले तो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब हम उनके म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प आउट की इसके अंदर, कि उन्होंने मशीनरी एंड में थोड़ी सी दी है उन्होंने हमें, और हमारा काम इसमें बेहतर कर दिया उन्होंने। सही है, चलें, ये थोड़ा सा वो है कि थोड़ी सी हेल्प तो की ना, हाथ तो पकड़ा दिए थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात है। साउथ, आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, ये बात के कचरा कुंडियाँ ख़त्म हो गई, अब ज़ाहिर है आपने वहाँ पे बड़ा अच्छा पेंट कर दिया और भी स्पॉट्स को आप इस तरह से साफ़ करेंगे, लेकिन एक गलती तो हम खुद भी करते हैं, हम सब करते हैं कि
कहीं पर कचरा फेंक दिया जो कि डेजिग्नेटेड स्पॉट नहीं होता। अब क्या मामला है, क्या डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाए गए कि कचरा सिर्फ यहीं पर फेंकने, और जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, उनको ये गाइड किया गया है कि जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है, ये जो डस्टबिन है, कचरा सिर्फ यहीं पर फेंकना है, इसके अलावा कहीं नहीं फेंकना, ना गंदी गली में फेंकना है, ना सड़क पर फेंकना है, ना किसी फुटपाथ पर फेंकना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सऊद है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हर ब्लेम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट हमें हर लिहाज से सपोर्ट करती है, और ये अगर हम कचरा कुंडियों तक कचरा नहीं पहुंचाएंगे और हम अपने घर के बाहर फेंकेंगे तो गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं वो हर गली आए और अपनी मशीनरी को लेके आए, उस कचरे को लेके जाए। लिहाजा कचरा कुंडियाँ कोई बहुत दूर नहीं हैं। मेरी आवाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे अपने नाज़माबाद एरिया के रिहायशियों से, मैं यहाँ टीम नाज़माबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा काम यही है कि लोगों को अवेयर करें कि कचरे को कचरा कुंडी तक पहुँचाएँ ताकि गवर्नमेंट उसको आगे डंप करे। हम बस स्टॉप का भी इंतज़ार नहीं करते, कहीं भी मेन रोड पे रुक जाते हैं और बस को हाथ दे देते हैं। दुनिया भर में घूमा हुआ हूँ, 1-2 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है, बस में के लिए रुकना पड़ता है। लिहाजा आवाम को ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मैसेज भी आज यही है कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम घर को साफ़ करते हैं, हमने अपने मोहल्ले को साफ़ करना है, और हम जो कर सकते हैं आज हम उस पर बात करेंगे कि हमने क्या किया, और हम इसी सोच को लेके आगे चलना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमें भरपूर साथ देती है, गवर्नमेंट हमारी इस एनर्जी को हमेशा अप्रिशिएट करती है। लिहाजा हम तमाम रिहायशियों से नाज़माबाद के हमारी यही दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को समझें और कचरे को कचरा कुंडी तक पहुंचाएं। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऐसे हम करेंगे तो फिर मसला होगा ही नहीं। शहरी जिम्मेदारी भी और इंसानी जिम्मेदारी भी आपकी अदा हो। सिर्फ घर को घर ना समझें, मोहल्ले को भी घर समझें, इलाके को भी घर समझें, शहर को और मुल्क को अपना घर समझें। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ ये इलाका मकीन मौजूद है जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स की हैं, और मुझे लगता है देखे बहुत सारे शहरी कहेंगे कि हम भी अपनी गली को साफ करें। शुएब, हम भी अपनी गली को साफ करें, हमारी गली साफ है। बच्चे जो कि हम देखते हैं बड़े हाइपर हो जाते हैं आजकल, क्या ये बच्चों की गलती होती है या बड़ों की गलती है? बच्चे बड़ों को डरा देते हैं अपनी कुछ हरकतों से, तो इस पर हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, आपको दिखाते हैं। बात करेंगे बच्चों की, नन्हे मुन्ने हो या बड़े बच्चे हो, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शदीद गुस्सा भी करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, फिर चीखे मारते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बच्चों को फ़ौरन से चीज़ दे दो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। कुछ माँ बाप कहते हैं छोड़ दो, हाल पे रोता है तो रोने दो। ये भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो बच्चों के मसाइल है, वालिदैन इनसे परेशान है। हमने सोचा वालिदैन की परेशानी का हल निकालते हैं, और हम डॉक्टर जो हैं किरण जावेद, उन्हें हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे शो को देखने बहुत सारे मसले हैं। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और सवाल हमारा ये होगा कि क्या ये मसला बच्चों का है या कि ये मसला वालिदैन का है। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये मसला बच्चों के साथ है या कि वालिदैन के साथ है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी कि बच्चा तो जब न्यू बॉर्न दुनिया में आया है तो समझना माँ बाप को है, राइट। बच्चा वो टैंट्रम्स, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन लेकर नहीं आया है, राइट। सो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स की तरफ से लैकिंग होती है, कमी है समझदारी की इस जगह पर। तो होता ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि या छोटी उम्र में शादी हो जाती है, फर्स्ट चाइल्ड के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं बच्चों, राइट। सो उसमें ज़रूरी ये है समझना कि बच्चा सबसे पहले देखिए जानता नहीं है कि अपना इजहार कैसे करना है। बिल्कुल, he doesn't know how to express. वर्ड्स नहीं है, आगाही नहीं है। सो जो सारी एनर्जी है वो फिजिकल है, जिस्मानी है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा कांट स्पीक, बट अगर कोई इरिटेशन है तो हाथों को झंझलाएगा, हाथ पाँव हरे, क्योंकि फिजिकल एनर्जी के जरिए शो करे समथिंग इज रॉन्ग। रोने के जरिए शो कर रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो अम्मा अक्सर समझती हैं अच्छा लगता है इसके पेट में दर्द है, अच्छा शायद इसको भूख लग रही है। सो जब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स छोटी मोटी हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो हम क्यों इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा अभी बच्चा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि वो बच्चा ही है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सीखेगा कैसे अपना इजहार करना है। सो अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, टैंट्रम शो कर रहा है, तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड वजह क्या है सबसे पहले।
क्या होता है कि वो रिएक्ट कर देते हैं बच्चे के रिएक्शन पे, थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, झड़क दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने फ्रस्ट्रेशन से गो थ्रू हो रहे होते हैं। आज उनके पूरे दिन के कोई चीजें हैं माइंड में चल रही हैं, बच्चे ऑफिस से कोई मामला था, उन्होंने गुस्सा बच्चे पर निकाल दिया। एग्जैक्टली, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनको वो बच्चे का रिस्पॉन्स एक ब्लॉक लग रहा होता है, बीच में रुकावट लग रहा होता है, तो वो उसको झटक देते हैं। हालांकि वहां पर उनको बच्चे को फुली अटेंड करना है। ओके, अटेंड करना है। समटाइम बच्चे अटेंशन सीख के लिए भी ये काम करते हैं। दे डोंट नो कि उनको मांगना है कि अम्मा अब्बा मुझे टाइम दे, अटेंशन चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। सो इसलिए भी वो टेंशन शो करें, बट दे डोंट नो कि उनको अटेंशन चाहिए। बट हो सकता है रीजन इनसाइड, राइट? और समटाइम्स उनको कोई डिस्टर्बेंस है, बट उसका भी वो इजहार नहीं कर पा रहे। तो ये अम्मा अब्बा का काम है कि वो समझे, अंडरस्टैंड करें। अच्छा किरण, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों पे ज़्यादा सख्ती नहीं करें हम, ठीक है? बच्चों पे ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं इन पे सख्ती करें वरना बिगड़ जाएगा। ये भी एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, मतलब सख्ती भी ना करें, सख्ती करें तो फिर वालिदैन क्या करें? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। नफ्सियात में इसके 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। उसमें होता है कि ऑथोरिटेरियन, राइट, अथॉरिटेटिव, एक परमिसिव और एक बिल्कुल अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व वो होते हैं जो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बच्चा जो कर रहा है करने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? उसको अटेंशन ही नहीं देनी। परमिसिव बहुत ही अच्छे हो जाओ, जो कह रहा है फ़ौरन पूरी करो। अच्छा बच्चा ये पसंद, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, यू नो, फ़ौरन हर बात को पूरी कर देना। अथॉरिटेटिव जो होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चा जो है हमारी जो हम कह रहे हैं वो करे, वो करे, मतलब हम जिस तरह सोच रहे हैं उस तरह से सोचे, राइट, ठीक है? सो अथॉरिटेरियन ऐसी चीज़ होती है कि हम बच्चे, माँ बाप को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जैसा आप कह रहे हैं और बच्चे की भी कोलैबोरेटिवली। इस पर जाने से पहले, क्योंकि आपने 3 चीज़ें बताई, तो हम इसको एलेबोरेट करते हैं। अब मुझे बताएं कि वो पेरेंट्स जो कि अथॉरिटेटिव हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी पर उसका क्या असर पड़ रहा है जब जो पेरेंट्स अथॉरिटेटिव हैं? देखिए, अथॉरिटेरियन वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है? बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है? बच्चे पर ये असर पड़ता है कि देखिए, फेयर, झूठ बोलना, एक तो डर हो जाता है, बागी हो जाता है, झूठ बोलने लगता है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला और सच बोल दिया तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मिल जाएगी, और ज़्यादा गुस्सा मिल जाएगा मुझे, राइट? तो उससे बचने के लिए वो झूठ होने लगेगा, छुपने लगेगा, माँ बाप से दूर, वो कहते हैं ना गैप आ गया है। अच्छा, इसमें तो हो गया गैप आ गया है, राइट? ठीक, अब आ जाते हैं उस पर कि ये बड़ा कॉमन है कि आजकल बच्चे के मुंह से लफ्ज़ निकला बाद में और वो चीज़ पूरी करनी है हमने पहले। उस पर अगर नानी दादी ने कह दिया कि नहीं बेटा इसे ना करो, तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो करना ही करना है, हम कमाते हैं इनके लिए कमाते हैं, इनके लिए करना है। तो बच्चे ने जो मांगा वो, अच्छा वो चाहे रात के 12 बजे मांगे, वो चाहे अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट्स नहीं खुली तब मांगे, माँ बाप पागल हुए हैं, लेकर आना है, करना है। Too much of the attention and too much love, इससे क्या हो रहा है बच्चे के साथ? देखिए, ये माँ बाप कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं कि कहीं या 2 चीज़ों से, या तो माँ बाप ने अपनी कोई डिप्रिवेशंस और महरूमियाँ देखी हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो कहते हैं हर चीज़ पूरी की जाए, ठीक है? नंबर 2, प्लीजिंग, बच्चा हर बस खुश रहे हमसे, और हमेशा ये नीड है अंदर से कि बच्चा के ये दीज आर द बेस्ट मॉम डैड इन द वर्ल्ड, ओके, राइट? एक अच्छा माँ बाप का मुझे लेबल टैग चाहिए, राइट? सो उसके लिए जो चीज़ें पूरी करना है। अब इसके असर कितने ज़्यादा मुज़र हैं और इसके कितने नेगेटिव हैं, वो ये कि बच्चे को हर वक्त माई वे और हाईवे की आदत हो जाती है। जो मैं कहूँगा वही पूरा होगा। वो स्कूल भी जाएगा तो वो यही करेगा, डोमिनेटिंग, जो मैं कहूँगा वो ग्रुप एक्टिविटी, इवन इन द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स वो यही करेगा, कजिन्स के साथ भी वो यही करेगा। एग्जैक्टली, हर जगह मेरी बात पूरी हो, और नहीं पूरी होने पे वो बंदा सर्कल से आउट, दूसरे को बुली करना, डॉन वाला स्टाइल बन जाएगा। एग्जैक्टली। अब बता दें वो पेरेंट्स जो कि नेग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं जो कर रहे हैं करने दो, खुद ही सीख जाएगा, खुद ही बड़ा होकर समझ जाएगा, वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो समझते हैं कि उनको बिल्कुल इग्नोर करके उनको, देखिए बच्चे के साथ क्या होगा कि जब उनको अटेंशन नहीं दी जाएगी, नेग्लेक्टफुल मिलेंगे, तो बच्चे में कन्फ्यूजन राइज होती हैं, ठीक है? आइडेंटिटी नहीं बन पाती है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? या हर दफ़ा अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ को कहीं खोने लगते हैं, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे नेग्लेक्शन मिली है ना, तो मतलब मेरी कोई वर्थ ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आई एम नो वेयर, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं हूँ ही नहीं इतना अच्छा कि मुझ पे कोई नज़र रख सके, या मुझ पे कोई
नज़र की जगह अटेंशन दे सके, मैं इतना ख़ास नहीं हूँ। वो टेंशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी करना शुरू कर देते दो ऑपोजिट हो जाते हैं, या तो टेंट्रम्स पे टेंट्रम्स और एंगर शो होने शुरू हो जाएंगे, और हर जगह पर माई वे हाईवे इसके भी देखे दो होते हैं, और या फिर हर जगह पर बहुत ही टोटली सबमिसिव हो जाते हैं। कहीं सोशल सेटिंग्स में ऊपर नहीं उभरते, वो समझते हैं मैं इतना, मेरा सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं इतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, मुझे कहाँ टेंशन, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, राइट। अच्छा, जब माँ बाप ने, प्राइमरी केयर गिवर्स ने मुझे टेंशन नहीं दी, दुनिया क्या देगी, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली होता है। एक और चीज़ है, जैसे एक बच्चा 5-6 साल का, उसका एक नन्ना मुन्ना भाई भी आ रहा है, माँ बाप की सारी टेंशन वहाँ चल गई, ये चीज़ बच्चे को ज़्यादा तंग करती है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो चीखें मारता है फिर के, पहले तो हमेशा इतना प्यार करते थे, अब छोटा बहन भाई आ गया तो जनाब आप सारी टेंशन उसको दे रहे हैं। देखिए बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, बच्चा ये देखता है कि इधर मुझे फोकस मिल रहा था और अब क्या हो गया, ही डजंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे मुझे एक्ट करना है, या माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, टाइम देना है हर किसी को उस हिसाब से। येस, अ न्यू बॉर्न नीड्स मोर टाइम, मोर फोकस, येस, बिकॉज वो टोटली डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला टोटली इंडिपेंडेंट हो गया है, टोटल अपने आप पर हो गया है, राइट। सो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए, या अगर उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो इसके लिए उस पहले वाले बच्चे के साथ बेहतर बैठ के कम्युनिकेट किया जाए। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अगर ये लग रहा है कि कोई मसला है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो ही फिगर आउट कर सकेंगे कि असल में मसला क्या है, मसला सिर्फ बच्चे के साथ है कि मसला आपके साथ है। फिगर आउट होगा तो उसके बाद सजेशंस दी जा सकती हैं कैसे आप कर सकते हैं। किरण, थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे वालिदैन को अपने बिहेवियर को समझना है इससे पहले कि बच्चे को ब्लेम कर दिया जाए कि बच्चा गलत है। घर के माहौल को भी बेहतर बनाना, घर के माहौल को भी बेहतर। इंसानी सफ़ात में से एक सिफ्त है, इसी पर एक शेर है, किसी को कैसे बताएं ज़रूरतें अपनी, मदद मिले ना मिले आबरू तो जाती है। कराची का बच्चा अब्दुल वारिस इसी खुददारी की एक जीती जागती मिसाल है। उम्र 13 बरस, लेकिन घर वालों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए 6 साल की उम्र से ये काम कर रहा है। वालिदा इसकी खाना बनाती हैं और ये खाना जाके फिर बेचता है। पापोश के इलाके में साइकिल पर ये खाना फ़रोख्त करता है। अगर कोई इसे मदद की नीयत से बात करे तो कहता है मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसी का सिला चाहिए। महक गुज़श्ता रात इस बच्चे के पास गई, इससे मुलाकात करके आई। कितना खुददार ये बच्चा है, बहुत सारी बातें महक ने की, आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। छोटा सा मैं एक बच्चा हूँ लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े, ये लाइनें हमने बहुत सुनी हैं, बहुत पढ़ी हैं, लेकिन मैंने इसकी जीती जागती मिसाल ढूंढ ली है और मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उस मिसाल से, उस बाहिम्मत लड़के से, उस नन्हे लड़के से आपको मिलवाऊं। पापोश नगर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया है वो 13 साला बच्चा अब्दुल वारिस मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछूंगी, कहानी मैंने आपकी देख ली, पढ़ ली। मैं चाहूँगी मेरे नाजरीन को, हम चलते भी रहते हैं, वॉक भी करते हैं, और मैं चाहूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं ना आपको मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, उन सबको अपने बारे में आप खुद बताएं। आपकी एज 13 साल है? जी, एज जो है 13 साल है और मैं ये बेचता हूँ सामान। अच्छा, आपके सामान में मैंने देखा डोनट्स हैं, मिक्रोनीज हैं, मुझे ये बताएंगे अम्मा बनाती हैं? जी, अम्मा बनाती हैं। सारा दिन में कितनी बिक जाती हैं? सारा दिन नहीं, मैं रात को 8-9 बजे तक आता हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ से फारिग कब होते हैं? यहाँ से मैं फारिग हो जाता हूँ 1 बजे 1:30 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, तो यहाँ से फिर मैं चला जाता हूँ। यहाँ से घर चले जाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे रात को आते हैं, मुझे ये बताओ कि दिन में क्या करते हो? दिन में मैं दूसरी जॉब करता हूँ, मार्केट में जो करता हूँ, कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, दिन में मार्केट में होते हो? तो वो वाली नौकरी, वो वाली जॉब कितने बजे शुरू होती है? वो जॉब होती है 11 बजे शुरू होती है, सुबह 11 बजे शुरू होती है। और वहाँ से फारिग कब होते हो? वहाँ से मैं फारिग हो जाता हूँ 8 बजे तक फारिग हो जाता हूँ। 8 बजे ये बच्चा वहाँ से फारिग होता है, यहाँ 9:30 बजे पहुँचता है। गोया कुछ ही वक्त मिलता है रेस्ट करने का, वो रेस्ट नहीं होता, वो ये अपने घर जाता है, माँ से चीज़ें पकड़ता है जो माँ ने बना के रखी हैं, और फिर पापोश नगर में आके उन चीज़ों को बेचता है, सेल करता है। मुझे बताओ बेटा, घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं, वालिदा हैं और बहन भाई हैं मेरे छोटे। आप सबसे बड़े हो? वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब माजूर हैं। माजूर हैं। मुझे बताओ, ज़िंदगी में कुछ सोचा कि पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है, कुछ बनना है?
जी मैंने जो है मदरसे पढ़ता हूँ और मुझे यही शौक है मदरसे पढ़ने का है। जो छोटे बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं या वो भी नौकरी करते हैं? नहीं, वो उन सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। उन सबको आप पढ़ा रहे हो? कभी किसी ने कहा कि हम तुम्हारा बाजू पकड़ेंगे, तुमने अब नौकरी नहीं करनी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें लिखाएंगे? जी कहा। लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे अपना ही मतलब करना है। मैं जो है ऐसे किसी से भी नहीं लेता मतलब है। दारी आप चेक करें इस बच्चे की कि 13 साल की उम्र में इसकी ये सोच है कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी का मोहताज नहीं बनना। हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम बच्चे या वो तमाम बड़े जो हल्की सी बीमारी को ये समझ लेते हैं कि वो कमाने के लायक नहीं रहे, या वो उम्र देख के कहते हैं कि हम नहीं कमा सकते, दूसरों के मोहताज बन जाते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अपनी मेहनत से कमाओ और जो है अपनी मेहनत से खाओ, किसी का कभी मोहताज ना बने। अब मेरे ज़रा कैमरे की तवज्जुह से सबको बता दो अपने ब्रांड का नाम, जिस जगह पे ये डोनट्स बिकते हैं आप लेके जाते हैं। जी मैं ये पापोश में बहुत मशहूर यखनी वाले पेशावरी सूप वाला खिलाफत चौक पे यहाँ मैं बेचता हूँ, और इस जो ब्रांड का नाम है सुपर डोनट्स का नाम है, ये सुपर डोनट्स नाम है। तो भाई इस ब्रांड को चमकाना आपने है, इसके डोनट्स खाने हैं, पापोश नगर में आए, इस बाहिम्मत बच्चे से मिलें, इसकी सोच देखें और इसकी सोच देख के सुन के अंदाज़ा लगाएं कि अगर हर शहरी की ऐसी ही सोच हो जाए कि ख़ुद कमाना है, ख़ुद ही अपने आप को आगे लेकर जाना है, किसी का मोहताज नहीं बनना, तो यकीनन हम तरक्की करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। छोटा सा बच्चा है, उम्र इसकी है अभी खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल जाने की, लेकिन वो साइकिल पर निकलता है और दिन भर रोज़गार कमाता है, दिन भर पैसे कमाता है, घर लेकर जाता है। जो भी इसके पास आए, जो भी इसके करीब आए, इसकी मदद करने की कोशिश करे, इसका हाथ थामने की कोशिश करे, वो चाहे रियासत हो, वो चाहे कोई इदारा हो, वो चाहे कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल हो, ये इनकार करता है। वो कहता है किसी को अगर मेरी मदद करनी है तो मेरा सामान ख़रीदो, जो मैं बेच रहा हूँ वो ख़रीदो, मैं रोज़गार की तलाश में हूँ और रोज़गार जो मैं कमाऊँगा वही लेकर घर जाऊँगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से पैसे नहीं लूँगा। ख्वाहिश ज़रूर है पढ़ने लिखने की, लेकिन ख़ुद कमा कर पढ़ना चाहता है, अपनी जो ज़रूरियात हैं वो ख़ुद पूरी करना चाहता है, अपने वालिदैन का सहारा बन रहा है, अपने छोटे बहन भाइयों का सहारा बन रहा है, एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़रा सी मुश्किल में घबरा जाते हैं। जॉब चली जाए तो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये बच्चा उन्हें सिखा रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ हौसला ऐसा होना चाहिए और ख़ुददारी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बाद रास्ते खुद बन जाते हैं। जब बात हम कर रहे हैं इसकी, तो आपको खुद मिलकर इस शख्स से, इस बच्चे से कितना अच्छा लगा? अच्छा, मैंने जब उससे ये कहा कि आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसका जो मैसेज था, और 13 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चे का इतना हौसला, और उसने कहा कि मैं दूर की सोच रखता हूँ, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। तो बड़ी मतलब मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि 13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं अमूमन उन्हें या तो खेल कूद से लगा होता है या वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है। और जब मैंने इससे पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि आपने फ्यूचर में आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्योंकि हर किसी को कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो इस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये ब्रांड है डोनट्स का, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, लोग आएँ दूर दूर से खाने के लिए, लोग आएँ इसको एंजॉय करें। और मतलब उसकी आंखों में जो एक चमक थी और जो एक उसकी आंखों में ख्वाहिश थी, आप ये कह लें कि रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, मुझे लगता है कि इस बच्चे से बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ये बच्चा, इसका मुस्तकबिल रोशन होगा, क्योंकि अभी से उसकी आंखें ये बताती हैं कि रोशन मुस्तकबिल है इसका, क्योंकि फ्रॉम द डे वन जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है और जिस खुददारी से वो काम कर रहा है, वो मिसाली। अच्छा, उसने ये बताया कि वो 6 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से कर रहा है। वो उम्र ही नहीं है काम करने की, बट जाहिर है वो कहते हैं मैं नहीं मांगूंगा और ना मैं अपने घर के किसी फर्द को मांगने दूंगा, वो खुद सहारा बना। 13 साल का वो है, बाकी जो उसके बहन भाई उनका खर्चा उठाता है, उनको तालीम दिलवा रहा है, अपने वालिद की देखभाल कर रहा है, अपनी माँ को देखता है। मतलब एक 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का बेटा, सोचें कि मतलब अपने घर में कितनी रोशनी फैला रहा है, कैसा रोशन चिराग है। सिर्फ घर में नहीं, हाँ, पूरे मुल्क में देखने वालों को एक पैगाम है। वही तो कह रही हूँ कि एक ऐसा रोशन चिराग है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोशनी और बहुत सारे लोगों को सबक मिलता है, सीख मिलती है कि खुददार होना जरूरी है। हम देखते हैं शुएब, आजकल लोग
सेहतमंद होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन दूसरों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं। उन्होंने शायद इस चीज़ को एक पेशा बना लिया है, लेकिन इस बच्चे ने जो कल बातें की, जो इसका जज्बा था, जो इसकी हिम्मत थी, वो देखने के लायक थी। और 13 साल की उम्र में मैं कहती सलाम है इस बच्चे की, ऐसी सोच को, ऐसे जज्बे को। और मतलब मजे की बात ये कि जब इसकी ये बास्केट खाली हो जाती है, दोबारा घर जाता है, फिर भर के लेकर आता है, फिर वो मतलब सेल करता है। मुझे कल इसने बताया कि मैं 9:30 पे आता हूँ यहाँ पे, और रात को 2:30 पे वापस घर जाता हूँ। और फिर सुबह इसने 9 बजे उठना होता है, क्योंकि इसकी जो 2 जॉब से करता है, जो एक नौकरी कपड़े की दुकान वाली, वहाँ पर ये जाता है। यानी सिर्फ 5-6 घंटे उसकी नींद होती होगी, वो भी ना जाने होती होगी या घर जाके और कोई काम करता होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ सोची कि इसने मुझे बोला कि मैं 8 बजे वापस आ जाता हूँ उस नौकरी से, और 9:30 पे मैं यहाँ पे। दरमियान में कितना कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। मतलब हम जब घर जाते हैं हमें 4-5 घंटे चाहिए होते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन उस बच्चे को आप देखिए कि सारा दिन वो एक कपड़े की दुकान पे काम करता है, उसके बाद जब वो घर जाता है, यकीनन उसके लिए रेस्ट का वक्त नहीं होता, थोड़ा सा खाता होगा, माँ उसको टोकरी जो है वो पैक करके देती होगी, चीज़ें उसमें रखती होगी, और वो फिर पापोश नगर पे आ जाता है। चलें, हम ये जरूर कहते हैं लेट्स सपोर्ट हिम इन द वे कि जब भी आप वहाँ पर जाएं तो आप जरूर इस बच्चे को ढूंढें, मिल जाएगा आपको, इससे जरूर ये डोनट्स लेकर खाएं। जबरदस्त, ये बड़े मजे के। मैं आपके लिए लेकर आऊं। चले हम दोबारा चले जाएंगे, हम दोबारा जाएंगे इस बच्चे के पास, और पूरी टीम जाएगी हमारी। हम डोनट्स भी खा के आएंगे, और हम आपको भी कहते हैं ज़रूर वहाँ पर जाएं और उस बच्चे से मिलें, और ये डोनट्स ज़रूर खाएं, ताकि इसको सपोर्ट हम कर सकें इसी तरीके से कि उसकी खुददारी हट। कराची का मशहूर बंस रोड, जहाँ के खाबे बड़े मशहूर हैं, वहाँ पर पहले होता ये था कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हुजूम होता था। अब वो जगमग कर रहा है, क्योंकि नए साल की आमद पर बड़े नए प्लान्स वहाँ के लिए बनाए गए हैं। बंस रोड फूड स्ट्रीट का नक्शा ही बदल दिया है। 7 जैसे ही बजते हैं, यानी शाम के 7 जैसे ही बजते हैं, फूड स्ट्रीट पर गाड़ियों का दाखिला बंद हो जाता है और मनपसंद खाबों की टेबल्स सज जाती है। शेब ने किया ये कि उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा महक आ जाएं, मैं वहाँ चलते हैं, आपको मैं खाना खिलाता हूँ। तो मैंने कहा मुफ्त का खाना कौन मना कर सकता है। मैंने कहा शेब ठीक है, आप मुझे ले जाएं वहाँ पे। हमने वहाँ की रोशनियाँ देखी, एंजॉय किया, हमने बहुत कुछ खाया भी, खाया पिया भी बहुत, लेकिन क्या वाकई सब कुछ बहुत अच्छा है, कि सब बहुत खुश हैं, या कि कुछ लोग हैं जो कि ना खुश भी हैं, परेशान कुछ लोग हैं। हाँ। लेकिन परेशानी और खुशी दोनों आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में फूड स्ट्रीट है। कराची में भी अब फूड स्ट्रीट है जनाब, जहां पर ना बाइक चलेगी ना गाड़ी जाएगी, सिर्फ पहिया पैदल जाना पड़ेगा। और ये है जनाब बंस रोड की कहानी, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है तब्दीली। मैंने महक को कॉल की और कहा महक बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बंस रोड कितना बदल रहा है, और वहाँ पर अब इस तब्दीली से लोग कितना खुश हैं। तो भाई अब ना बाइक जाएगी, ना रिक्शा, ना गाड़ी, ना कोई बड़ी गाड़ी जाएगी। अब जाएंगे तो हम जाएंगे, अब जाएंगे तो पैदल चलने वाले जाएंगे और एंजॉय करेंगे मजे की बिरयानी, दही भल्ले, फ्रेस्को के समोसे। अभी आप मुझे कह रहे थे ना बड़े मजे, तो इन्होंने बहुत कुछ आज मुझे खिलाना है। मैं तो भाई कोई वॉलेट नहीं लेके, पैसे लेके इनकी जेबें भरी। चलिए जी, मैं हूँ आपका मेजबान, आइए आप भी मेरे साथ, और हम देखते हैं कि यहाँ पर महक क्या क्या खाना चाहती हैं, और क्या महक को यहाँ पर बहुत ज्यादा भाता है, चटखारेदार, मसालेदार। देखते हैं कि आज महक को क्या पसंद आता है। मैं तो सोच रहा हूँ महक, एपेटाइजर क्या होना चाहिए यहाँ पर, जरा बताइए। देखिए मैं थोड़ा सी बर्गर वाली चीजें खाती हूँ। तो अब आप यहाँ पे तो आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सैंडविचेस मेरा ख्याल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी बिरयानी, यहाँ आपको मिलेगी निहारी, यहाँ आपको मिलेंगे पाए, यहाँ आपको मिलेगी हलीम, कबाब मिलेंगे। अच्छा, कबाब की क्या वैरायटी मिलेगी? रेशमी कबाब हो, चंदन कबाब हो, फ्राई कबाब हो, जो कबाब। नाम इन्होंने। मीठे में क्या मिलेगा? देखिए मीठे में आपको यहाँ पे मिलेगी जलेबी, मीठे में आपको यहाँ पर मिलेगी खीर मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है जनाब। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं शाम को जो मेरी हेल्पर ने खाना बनवाया है वो खाऊंगी, लेकिन शेब ने आज जो है एक तरह से मेरी ईद करवा दी है। कॉल की, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मास्क लगाया, हाथों में ग्लव्स, मैंने बाहर आ गई। मैंने कहा चलो यार फूड स्ट्रीट चलते हैं, आज कराची की फूड स्ट्रीट एंजॉय करते हैं।
तो जनाब फूड स्ट्रीट के अंदर हम आ चुके हैं और हमने देखा कि यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया, यानी जो SOPs जो बातें की जाती है शुएब उस पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद है। यहाँ की फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है ये, और वो भी मुझे कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी मछली पे, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ मुझे बड़ी पसंद है, सर्दियों में बिकती भी बहुत है, खाई भी बहुत जाती है। शुएब मछलियों के हवाले से माहिर समझे जाते हैं, मैंने माहिरीन मछली बना दी है। बताइए ये क्या है? अच्छा ये तो है जी फिंगर फिश। ये क्या है? ये है पापलेट, गोल्डन पापलेट और ब्लैक पापलेट, दंदिया भी है और मुश्का भी है। अच्छा जब इन्होंने मुझे कहा ना इधर मुश्का भी मिलेगी तो मेरे मुंह से अनुष्का निकल गया था। कोई नहीं होता है जिन्हें नहीं पता होता नाम इस तरह की चीज़ों के, उनके मुंह से निकल आप जो भी कह लें। बहरहाल एनीवेज़ मछली के जो शौकीन है उनके लिए कराची में ज़ाहिर है कुछ ही वीक्स होते हैं कि सर्दी में ज़्यादा खाई जाती है। अब चूंकि हम बात करें मछली की तो क्यों ना बात करें जो मछली को फ्राई कर रहे हैं, ताज़ा मछली बना रहे हैं, इसलिए कि जो लोग यहाँ पर आज आएंगे वो ताज़ा मछली खा कर जाएंगे। वो कितना खुश हैं कि अब ट्रैफिक नहीं आ रही और लोग यहीं पर बाहर बैठे खाएंगे, तो उनके लिए कितनी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे ये बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल से माशाल्लाह। सर 30 साल में पहली बार हुआ है कि ट्रैफिक के लिए रोड को बंद कर दिया गया है, लोग पैदल आएंगे खाएंगे, कितना अच्छा है ये सबसे अच्छा है सर। ये सुबह सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया है, उनने पहली दफ़ा बहुत अच्छा काम करा है माशाल्लाह। अभी सुकून है हम को। अब उतारते हैं मास्क और देखते हैं कि ये फिश है कैसी। प्लीज चलें पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ, और मुझे तो बड़े मज़े की लग रही है ये। क्या बात है, क्या बात है। जनवरी का महीना है, कराची में ठंड है और खा रहे हैं फिश। कैसी लगी आप बताएंगी? मेरे मुंह में है बोलने वाले शुएब बोलेंगे, मैं खाती हूँ शुएब बोलते हैं। बहुत मज़े की है, ज़रूर आए ट्राई करें। और इसके साथ चटनी जो है ना वो कमाल है। अच्छा मैंने महक से कहा गाजर का हलवा खाते हैं, कुछ गर्मा गर्म मीठा खाते हैं। महक ने कहा नहीं भाई हम खाएंगे कुल्फी, तो मैं मान गया। अब मैं खा रहा हूँ कुल्फी और महक सोच रही थी कि जरा देखिए कौन कौन सी और कुल्फियाँ इनके पास। बिल्कुल, और इनके पास बहुत सारी कुल्फी हैं, ठीक है। यहाँ से तो नाम समझ गए कि वहाँ से बताती हूँ। तो जनाब स्टिक कुल्फी है, मटका कुल्फी है, मटका कुल्फी फ्लेवर है, मटका कुल्फी जंबो भी है, खीर का जोड़ भी है। तो भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं भैया सर्दियों में कितनी बिक्री होती है? सर्दियों में तो काम स्लो है, वैसे हमारा गर्मियों में काम ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, ठंडी कुल्फी लोग गर्मियों के मौसम में खाने आते हैं, गर्मियों में खाते हैं ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ कि अब हुआ ये कि यहाँ पर गाड़ियाँ और बाइक्स जो है उनका आना बंद कर दिया, ठीक है। 7:30 बजे के बाद ना गाड़ी होगी ना बाइक होगी, तो कुल्फी कैसे बिकेगी? तो बताओ कि लोग ज़्यादा खाने आ रहे हैं या कम खाने आ रहे हैं? अभी तो कुछ फिलहाल पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं? नॉर्मल ही है अभी काम, अभी नॉर्मल है। अच्छा पता क्या नहीं चल रहा कि क्या होगा आगे, क्या होगा चल ज़्यादा होगा काम या कम होगा। अच्छा वैसे बताओ कि ये जो स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर ना बाइक होगी ना गाड़ी चलेगी 7:30 बजे के बाद, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सही है वैसे ये तो। किस लिहाज से? सफाई सुथराई हो रही है इससे, हो रही है सफाई सही हो रही है, गाड़ियों की मट्टी वट्टी सब खत्म हो रहा है इस वजह से। अच्छा पहले क्या माहौल होता था? पहले तो वही गाड़ियाँ आती थी, लोगों को भगाना पड़ता था हमारे को कि उनके पास जाए, अब लोग खुद आ रहे हैं इधर। तो जनाब शुएब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मैं ख़वातीन से बात करने की कोशिश करती हूँ। एक खातून मुझे मिली हैं, कुछ खाने ही आए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या खा रही हैं? सूप पीना है। सूप पीने आई हैं? अच्छा यहाँ पे सूप भी मिलता है? जी। मुझे पता ही नहीं था, चलो सूप भी पिलाएं। मेरे फादर की शॉप है। अच्छा आपके फादर की शॉप है, फिर तो मुफ्त में। तो रोजाना आएंगे? मैंने नहीं मैं घर से आए मेरे। हाँ वो कहती हैं कि भाई भैया की जो दुकान है या अब्बा की जो दुकान है ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर अब बाइक्स को, गाड़ियों की पाबंदी है, 7:30 बजे के बाद जो है बाइक्स नहीं आएंगी, गाड़ियाँ नहीं आएंगी, किस तरह से इस स्टेप को देख रही हैं आप? नहीं सही है, अच्छा है, कम से कम पब्लिक को सपोर्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले ट्रैफिक जाम होता था, रश वगैरह की वजह से बहुत परेशानी होती थी, मुश्किल होता जी। था ना? अब काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी पब्लिक वगैरह। तो बच्चों को भी लेके आ गए जी। भाई भैया अब तो ट्रैफिक नहीं है, बच्चों को भी साथ ले जाओ। आते रहते हैं यहाँ पे। सर मुझे ये बताएं यहाँ पर अब ट्रैफिक आना जाना बंद कर दिया है, 7:30 बजे के बाद गाड़ी नहीं होगी, बाइक नहीं होगी, तब्दीली है, कैसा देख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप भी बड़े दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मार रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। थोड़ा सुकून है यहाँ, बहुत सुकून। पहले क्या होता था यहाँ? पहले रश बहुत था, धुआं बहुत होता था, शोर शराबा था और जल्दी बंद हो जाती थी मार्केट, तो वीरानी हो जाती थी। अब रोड भी बना दिया इन्होंने, अच्छा कर दिया, लाइटें लगा दी हैं बिल्डिंगों में, कलर भी कर दिए बिल्डिंग। हाँ अब लग रहा है पूरा ये ओल्ड टाउन सही हो गया है। अच्छा एकदम अच्छा एकदम है।
सर मुझे ये बताएं कि जब से ये फैसला हुआ कि अब यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगी, आप कितना खुश हैं? बात ऐसी है कि हमारे खुश होने से कुछ नहीं होता। अच्छा। कारोबार बढ़ेगा तो हम खुश होंगे सबका। अब बात ऐसी है कि रोड बंद करने से थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है कि यहाँ पर बंस रोड पर मखसूस दुकानें हैं जो रोटी सालन वाला हिसाब है, कटाकट हो गया, कढ़ाई गोश्त हो गया, तो इनका काम जो होता है वो 10 बजे के बाद खाना खाया जाता है। तो अब पहले से जब दुकानें रोड बंद कर देते हैं तो बाकी भी दुकानें हैं, यहाँ पर फोटो स्टेट की दुकानें हैं, यहाँ पर देसी घी की दुकान है, यहाँ पर चाय की दुकान है। तो अब ये कस्टमर जो है जब जल्दी हम रोड बंद करते हैं वहाँ से कोने से, तो यहाँ कस्टमर नहीं आता, उनका माशी कत्ल हो रहा है। मुझे बताएं, आपने ये सोचा कि भैया गाड़ी और बाइक्स का तो दाखला ममनू है, तो अब इजीली जाके खाना खाते हैं? जी, इसलिए खाना खाते हैं। जी, आप बताएं। जी हाँ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और ये जो स्टेप लिया गया है कि ना गाड़ियाँ आएंगी ना बाइक्स आएंगी 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, इसको किस तरह से देखें? अच्छा है, ज़ाहिर है फैमिली आती बच्चों के साथ तो उनको कंफर्टेबल फील होगा, इसीलिए हम तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या खाने वाली है? जी, मैंने बेटे को कहा मुझे कुल्फा खिला दे। कुल्फा खिला दे इतनी ठंड में? बस दिल कर रहा था आज। क्या खाने आए? हम अभी तो चाय पीने आए हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या खाते हैं। खाने दही बड़े, उसके बाद कढ़ाई वगैरह ये चीज़ें चेक करेंगे। पहले चाय पी। ये इस्लामाबाद से आई है सर। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं? इस्लामाबाद में तो बड़ा सुकून होता है। खास फ्रेस्को के दही बड़े खाने आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में तो बड़ा सुकून वाला माहौल है जनाब, कराची में आपको आगे अब ये कैसा लग रहा है? कोई बाइक नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी बंस रोड पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी देर बाद आई? 4 साल बाद। और पहले क्या था और अब क्या था? काफ़ी फ़र्क है। टकाटक यहाँ पर बन रहा है जनाब, यानी आप जो भी सोचें कि आज मुझे ये खाना है वो आपको बंस रोड पर मिलेगा। तो जो बना रहे हैं थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं आप। जी बिल्कुल। ये बताएंगे जब से बंस रोड पर हमने देखा कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, तो कितना अच्छा आपको लगा कि अब लोग आराम से आ सकेंगे? जी जी, आराम से आ जाएंगे और माशाल्लाह आप सही ग्राहकी आ रही है। सही लोग आ रहे हैं? जी, सही लोग आ रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ा खुश है। ये भी इसलिए कि पहले यहाँ पर लोग आके गाड़ियाँ पार्क करते थे, बाइक्स पार्क करते थे, बैठने की जगह डिस्टर्ब हो जाती थी। आपने कहा कि आज घर में खाना नहीं पकाना, आज बाहर जाना। हाँ ना, कभी कभी ऐसा भी तो होना चाहिए ना, खवातीन की भी छुट्टी होनी चाहिए, औरतों का भी तो होना चाहिए। एक दिन नहीं, हर दिन औरत का होना चाहिए, हर दिन मियाँ को तंग किया करे भाई लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, सुकून पुरसुकून जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। शोर नहीं है? शोर नहीं है, हम वैसे भी पंजाब से आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा बच्चा भी है, इसको तो देख के लग रहा है बहुत ही भूख लग रही है। भूख लग रही है बेबी को? क्या खाना है? क्या खाओगे? कढ़ाई। दाल? क्या खाएंगे? कढ़ाई। सबने सोचा कि भैया कढ़ाई खानी है, पहले चाय पीनी है, फिर मुश्तरका होगी जनाब इनकी एक और बैठक, फिर कढ़ाई के अलावा और क्या क्या खाया जाएगा ये भी डिसाइड होगा। तो खवातीन, बच्चे, बड़े सब सुकून में हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का दाखला ममनू है 7:30 बजे के बाद, बाइक्स नहीं आ रही हैं यहाँ पर। तो वो इस हवाले से रिलैक्स है कि जब वो सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो शोर, धुआं, वो जो हॉर्न की आवाज़ें होती है जो आपको अक्सर इरिटेट करती हैं, तंग करती हैं, अब वैसा कुछ नहीं होगा। अरे महक छोड़े, और मेरे साथ हैं बड़े जबरदस्त जगह मैंने ढूंढ लिए। महक को मैं लेकर जा रहा हूँ, क्या जबरदस्त खुशबू वहाँ से आ रही है, वहाँ लेकर जाएंगे। क्या खिलाने? महक वहाँ पर निहारी बन रही है बड़ी जबरदस्त। अच्छा, और मैं सोच रहा हूँ आप खाते निहारी। चले भाई, हम निहारी खाने जा रहे हैं, कैमरा हमें फॉलो करेगा। अभी हमारा पेट भरा नहीं है, साथ रहिए, पूरी बंस रोड का टेस्ट पूरे कराची के जितने भी खाबे शेफ ने सोच लिया कि आज मुझे खिलाने हैं, मोटा करके लेके जाना है। और आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज दैट कि अब सुकून से लोग वॉक करते हुए एक भैया जो बाइक पर आ रहे हैं, इनको पकड़ लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं बाइक पर क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के लिए। अस्सलाम। खाना खाने बाइक पर क्यों आए? बाइक तो बंद हो गई। असल में सामने मेरी रिहाइश है तो उसी वजह घर जा तो आप पैदल आ सकते हैं ना? तो पैदल आ सकते हैं, बस में आ गया। अभी घर भी तो जाना है, आपको पता। अब अगर आगे से जाने ना दिया क्या करेंगे? तो गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे, फिर क्या करें? मजबूरी। सुकून है ना गाड़ी खड़ी करके। आपका घर यहाँ से बंस रोड क्रॉस करने के बाद है? ये सामने फ्रेस्को चौक के साथ है। तो फिर तो आपको किसी और तरफ से आना चाहिए। वो पीछे से रास्ते सारे ब्लॉक हुए थे। अच्छा, ये मसला और परेशानी है? परेशानी तो हमारे जो तकरीबन हम यहाँ के रहने वाले, हमें ये काफ़ी परेशानी हो गया। आपको लगता है ये बंद करना रोड ठीक नहीं है? मैं तो गवर्नमेंट सिंध से अपील करता हूँ कि अगर ये कोशिश करे कि फूड एरिया का तो इसको दे दिया, लेकिन कोशिश ये करे कि हम जो यहाँ के रिहायशी हैं हमारे लिए भी कोई मुतबादिल रास्ता
ऐसा हो कि हम, क्योंकि हमें अक्सर रात के टाइम पे भी मैंने हॉस्पिटल जाना तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है। बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि रिहायशी एरिया भी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अक्सर मरीज़ ऐसे हैं यहाँ पे जो बेचारे एजिड है और वहाँ पे हम उनको ऐसा है कि हम बाइक पे लेके आ जा सकते हैं, बाकी हमारे पास और कोई मुतबादिल नहीं है। क्योंकि मैं अभी मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो रात को बेचारे कंधे पे उठा के अपने वालिद साहब को लेकर आए। वो शुगर के मरीज़ थे, उनकी शुगर 600 पे आ रही थी, तो वो यहाँ से लेकर अभी खुद सोच लें कि तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, वो कंधे पे उठा के लेके। सोचना चाहिए कि मुतबादिल क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना है, तो रिहायशी इमारतें भी हैं, जनरल रीजंस हैं। फिर अवाम अगर खुश है तो इसलिए आपसे परेशान भी है। फूड एरिया का तो उनको ये दे दिया, लेकिन कम से कम इनको यहाँ के रिहायशियों से भी पूछ लेना चाहिए था कि हमारा यहाँ मुतबादिल क्या है। हमारा मुतबादिल तो इन्होंने ये रास्ता पूरा बंद कर दिया। देखिए जी, चंदन कबाब भी है, लेबनानी बोटी भी है, मलाई बोटी भी है, धागा कबाब भी है। चलें चिकन रेशमी कबाब भी, लेकिन मैंने आपको क्या खिलाना है मैं वो सोच रहा हूँ। यार इनका जो है ना मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी जी ट्राई करते हैं कि कैसी है। यार किसी को भेजिएगा। यार रेशमी कबाब होते हैं कहाँ है? ओ रेशमी कबाब थे, मलाई बोटी थी, मैंने मलाई बोटी थी। एक बस मलाई बोटी ला दें, एक मलाई बोटी साथ चिकन ला दें, जल्दी से ला दीजिएगा। और अच्छा अच्छी बात ये है बड़ा जल्दी से आ गया है और मुझे बड़ा मजे का लग रहा है ये। अच्छा मैंने मलाई बोटी क्यों मंगवाई, क्योंकि आपने कहा था ना मटन खाएंगे ना बीफ खाएंगे। मैंने कहा था मैं चिकन खाऊंगी, तो उन्होंने इसलिए चिकन मलाई बोटी मंगवा ली है। अगर मिल जाए चटनी भी तो क्या ही बात है। हाय सलाद भी आया, कमजोरी हमारी हूँ। डाइटिंग के प्लान का सबसे मेन हिस्सा होता है सैलेड, तो जनाब सैलेड भी आ गया, अब हम खाते हैं और देखते हैं कि ये मलाई बोटी कैसी है। वैसे जितनी बार मैं यहाँ पर है मुझे मलाई बोटी बहुत अच्छी लगी है। गरम भी बहुत है। नान के साथ नहीं खाऊंगी मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी गरम बहुत। नान मंगवाया कि मैंने नहीं मंगवाया, उन्होंने कर्टसी में दिया। कहते थे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, हमने काम भी किया, पेट पूजा भी की, और अब मजेदार चाय। वाओ, कराची में कश्मीरी चाय। अरे वाह भाई वाह, कश्मीरी चाय और जबरदस्त मजा भी लग रहा है। और जनाब ये लग भी रही है कि ये कश्मीरी चाय की तरह ही है। शेब आपने पी ली है? टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है कश्मीरी वाला, टेस्ट आ रहा है। अरे वाह भाई जनाब, मैं भी अभी पीऊंगी थोड़ी देर में। गर्म बहुत है, वैसे ही गर्म चीज़ें खाने से मुंह जल जाता है, इसलिए कहते हैं ठंडी चीज़ करके खाए। जनाब यहाँ पे ठंडी कुल्फ़ी भी है, यहाँ पे मज़ेदार बिरयानी भी है, यहाँ पर फ्राई कबाब भी है यहाँ पर, और हमने क्या कहा था मलाई बोटी भी है यहाँ पर, और इसके अलावा निहारी भी है यहाँ पर, फिश भी है यहाँ पर, दही बड़े भी है यहाँ पर, बन कबाब भी है, कबाब भी है यहाँ पर, कटाकट भी है यहाँ पर। यानी जो आप खाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। मशहूर तरीन कराची की बिरयानी यहीं मिलेगी, हलीम मशहूर कराची की यहीं मिलेगी, निहारी सबसे मशहूर कराची की यहीं मिलेगी, दही बड़े भी यहाँ पर मिलेंगे जनाब। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ कम मिलेगा, कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो गाड़ी का यहाँ पर धुआं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर बाइक का शोर नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कम कम मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, वो तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए वो कैसे यहाँ से जाएगा। तो रिहायशी लोग हैं वो ज़रूर शिकवा करें, वो कहते हैं कि इसको रिव्यू होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हेयर ड्रेसर शॉप्स भी हैं, फोटो स्टेट की दुकान भी है, और दुकानदार भी हैं, वो परेशान है। वो कहते हैं कि इस फैसले से उनका कारोबार मुतासर होगा। तो एट द सेम टाइम कुछ लोग खुश, कुछ लोग नाखुश हैं। देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में रिव्यू करती है। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी लोग जो रीज़न दे रहे हैं, जो शिकवा करे, वो जेन्युइन है। क्योंकि देखिए खुदा न खास्ता उनके घरों में कोई बीमार हो जाए, उन्हें इमरजेंसी हो जाए, वो किस तरह से बैरियर्स को हटाएंगे, किस तरह से जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि इस जगह को आवाम के लिए इस तरह से बनाया जाए कि आवाम रिलैक्स होकर हमारी तरह फुटपाथ पर बैठ के चाय पी ले, तो रिहायशियों का भी ज़रूर सोचें। बिल्कुल जी, लेट्स सी हुकूमत आने वाले दिनों में क्या करती है, क्योंकि ज़ाहिर है विद पैसेज ऑफ टाइम लोग भी समझ पाएंगे कि ये जो फैसला है क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा। हुकूमत भी समझ पाएगी यहाँ के हालात देखने के बाद कि क्या इस फैसले के अच्छे असर मुरतब होंगे नहीं। चलिए जी, यहाँ से करते हैं आपको खुदा हाफिज़, बड़ा मजा आया, ज़रूर आइए एंड देन गिव अस द रिव्यू कि आपने बंस रोड को आप कैसा पाया। वेलकम बैक। अब एक ऐसी नौजवान लड़की की हम बात करते हैं जिसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। कोहपेमाई, हवाबाजी, मेकअप, परफॉर्मिंग आर्ट्स, निज़ाबाजी तक वो क्या काम है जो फातिमा नहीं कर सकती। म्यूज़िक ये बजा सकती हैं,
जहाज ये उड़ा सकती हैं, स्कूबा डाइविंग ये कर सकती हैं और मुसव्वरी इनको आती है, घुड़सवारी भी कमाल की करती हैं, खालों पर खताती का हुनर भी इन्हें आता है, ताइक्वांडो और साइकिलिंग पर भी उबूर हासिल है, तैराकी और नेज़ाबाजी भी करती हैं, पोलो भी ज़बरदस्त खेलती हैं जनाब और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अब अगर कोई इतना कुछ कर सकता है और इतना कमाल का हो, इतना फ़न उसके अंदर हो, इतना हुनर उसके अंदर हो, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि वो हमारा गेस्ट ना हो, नए दिन का मेहमान ना हो। बिल्कुल ये हो नहीं सकता। दैट इज द रीजन। फातिमा नासिर इज विद अस टुडे। फातिमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, यू आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह। जितनी वीडियोस आपकी हमने देखी और जो तस्वीरें हमने देखी वो देखने के बाद हम सब घबरा गए कि कोई ऐसा काम है फातिमा जो रह गया हो। काफी ज्यादा रहते हैं अभी भी। Really? चलें वो हमें जरा बता दें कि अभी ये करना बाकी रह गया है। फिर हम उस पर आएंगे कि जो आपने किया वो कितना चैलेंजिंग रहा। पैराग्लाइडिंग रहती है, टोट ग्लाइडिंग रहती है, पैराट्रूपिंग, आई मीन स्काई गेम्स आर स्टिल लेफ्ट। वाओ, चले जी, ये तो वो चीजें जो वाकई हम सोचते जरूर है, थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कितना निकल जाएगा अगर हमने ये सोच लिया करना है हमने। अच्छा फातिमा, व्हाट वाज द डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव डन in all this? In all this, do you mean all the sports that I've done? Yes. I don't think कोई ऐसी चीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगी कि अच्छा चले, फिर मैं ये कह देता हूँ कि फिर मैं सवाल उससे करता हूँ जो कि मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा या मुश्किल रहा होगा, या आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल होगा? मुझे हाँ, क्योंकि यू बीइंग अ गर्ल तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा माउंटेनियरिंग। तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि फातिमा ने कब ये सोचा कि मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी है, फिर उसके लिए आपने क्या किया, क्या प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली, वो कितनी चैलेंजिंग रही, उसमें कितनी बार फातिमा ने ये सोचा, या वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती, आपने सोच लिया करना तो है, तो ज़रा उसकी कहानी सुनाएं। After all these sports, I'm very much into extreme sports. तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो माउंटेनियरिंग में थे और उनसे इंस्पायर होके, and then my father telling me his past stories about Siachen inspired me more towards mountaineering. तो मैंने इसके लिए ढूंढा पाकिस्तान में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो चगोरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। फिर वहाँ से जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कैल इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं, सो आई हैड टू गो एंड आई हैड टू डू दिस। आई फाउंड माई वे टूवर्ड्स इट। मैं गई और मैंने इस सारे कोर्स को आई थिंक 3 दिनों में मैंने 2 लेवल्स इकट्ठे किए हैं। 2 लेवल्स एक साथ किए आपने? 3 दिन। यस। मुस्कुराहट बता रही हैं ये बताएं, डर नहीं लगा। ये बताएं जरा वो 3 दिन की रूटीन क्या थी और इन 2 लेवल्स से मुताल्लिक भी बताएं। पहले तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी लो था, बहुत ज़्यादा, -10 -12 दिन में जा रहा होता था टेम्परेचर। फिर उसके बाद सुबह उठना, ठंडे पानी से जाके मुँह धोना, फिर यू हैव टू गो विद इट। उसके बाद आप सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद हम लोग 10 बजे तक सारी अपनी इक्विपमेंट वगैरह रैप अप करके जाते थे ग्लेशियर्स में सीखने, जो भी हमारे सर ने हमें सिखाया, सर राजपूत जो हैं, जाहिद राजपूत। उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर यानी वेदर एक चीज़ है, और दूसरा आपने जो वहाँ पे हेक्टिक एक्सरसाइज करनी है या जो उसका प्रोसीजर है माउंटेनियरिंग का, हर एक स्टेप सीखना, हर लेवल को यानी उसके मुताबिक करना, तो ये काफ़ी कह लो उस वक्त मुश्किल भी लग रहा था और हेक्टिक भी था। क्योंकि मैंने लेवल 1 की भी सारी उनकी डिटेल्स जो थी वो की हैं, और उसके बाद मुझे दोबारा जाके लेवल 2 के भी सारे करने पड़े टास्क जो हमें दिए गए थे। इसके अंदर आपको लाइक, और वो ऊपर से आप ग्लेशियर में कर रहे थे, तो ये ज़रा और थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। फिजिकली टफ था या मेंटली चैलेंजिंग था? इंसान कभी भी ना फिजिकली फेल नहीं कर होता, वो सिर्फ अगर फेल होता तो वो मेंटली होता है। वेरी ट्रू। तो ये दिमाग में रखते हुए जब मैं वहाँ पे ट्रेवर्सिंग कर रही थी, जो कि आपको ग्लेशियर क्रॉस करना होता है या तो आइस एक्स के साथ या तो हाथों के साथ, दोनों लेवल्स में, तब वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे मैं थक गई थी एंड आई वाज अबाउट टू गिव अप, बट देन आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट मी गिविंग अप।
इट वुड बी ओनली माई हेड, इट्स इन माई हेड कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये सारा मेरे दिमाग में। तो अगर आप अपनी मेंटल कैपेसिटी को ओवरकम कर लो ना, कि आप उसको और बढ़ा दो कि आप कर सकते हो, तो इससे आपकी पावर और बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने अपने जो कोर्सेज जहाँ मुझे मुश्किलात फेस करने को मिली, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया एंड आई हैड टू गो ओवर इट कि नहीं, इट्स ओके, कर सकती हूँ मैं। सही। अच्छा फातिमा, इतनी सारी चीज़ें आपने की, अभी इतना सारा कुछ करना बाकी रह गया है, इसमें से कोई एक चीज़ होती है ना, इसका बार बार दिल करता है करने को, अच्छा मैंने ये फिर करना है, ये फिर करना है, बार बार ये चीज़ करना, जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा, जैसे खाना होता है बार बार हम बनाते हैं, बहुत पसंद होता है, जैसे कोई एक चीज़ जो बार बार करने का दिल करता हो? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, इसमें स्कूबा डाइविंग आती है, स्काई डाइविंग आती है, माउंटेनियरिंग आती है, एनीथिंग दैट हैज़ एड्रेनलिन इन इट। ओके, तो वो आप चाहेंगी दोबारा से आप करें। अच्छा फातिमा, कमिंग बैक टू माउंटेनियरिंग, जो आपने 2 कोर्सेज इकट्ठे किए, 3 दिन में किए, ज़रा वो चैलेंजिंग थे लेकिन आपने ज़बरदस्त किया, और लड़कियां भी थीं आपके साथ, और इसके अलावा क्या आपने ये जो सीखा, सब इसी तरह सीख पाते हैं जो आते हैं या नहीं? फातिमा ने कुछ रिकॉर्ड बनाया है इसमें? मेरे साथ और वहाँ पे लड़कियाँ नहीं मौजूद थी। मैं थी, मेरा छोटा भाई था और बाकी कुछ लम्स के स्टूडेंट्स थे। So you were the only girl? कुछ लोकल स्टूडेंट्स थे। Yeah, I was the only girl over there, and I was the only one doing both levels at the same time. Okay. और उसको, yeah. तो फिर आपके इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके बारे में कहा गया होगा जब आपने दोनों लेवल्स कर लिए, बिकॉज यू वर द ओनली गर्ल और यू वर द ओनली वन जिसने 2 लेवल्स एक साथ किए। I was the only one who did both levels at the same time, और मेरे इंस्ट्रक्टर जो हैं जाहिद राजपूत, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है विद ऑनर। ठीक है, यानी मुझे ऑनर के साथ मुझे सर्टिफिकेट दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। माशाल्लाह। अच्छा फातिमा, अगर इन चीज़ों से हट के थोड़ी किचन की बात कर लें, हाँ, ख़वातीन या लड़कियों के बारे में हमेशा एक ही बात होती है, अच्छा ये तो बाहर के बहुत काम कर लिए, अब ज़रा ये बता दो कि भाई अमूरे खानादारी। हाँ, किचन में क्या था, अमूरे खानादारी। तो मुझे बताएं, खाना शाना बनाना आता है? ये हाँ था, ये नहीं था? ये हाँ था, because I did my certification in cookery from Gotham. माशाल्लाह। तो वाओ, प्रोफेशनल शेफ हैं जी आप तो। आप भी सीखें। नहीं तो मैं पोल खोल देना इधर। ठीक है। अच्छा ये फातिमा मुझे बताएं, सबसे अच्छा खाना क्या बना लेती है? जिसको खाना बनाना आता है वैसे सबसे पहले ये पूछती कि सबसे अच्छा खाना क्या बनाते हैं जी आप? मैं बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड ना, खैर आई एम अ फूडी, लाहौरी हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि खाने का शौक ना हो। yes. तो इसी की बेस पे लाइक आई लव फूड एंड आई लव टेस्टिंग देम। तो जो मुझे बेहतरीन बनाना आता है दैट इज़ डिज़र्ट्स, केक्स एंड यू नो बेकरी आइटम्स। उसके बाद बार पे आ जाएं जूसेस एंड कॉकटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव स्टेक्स। ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें जो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बनाती हूँ। ज़बरदस्त। फातिमा यू आर एन इंस्पिरेशन, लेकिन फातिमा की अपनी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे लिए मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं। ओके, फादर मदर की सपोर्ट फ्रॉम डे 1 रही, या कभी मदर ने कहा हो तुम लड़की हो एटलीस्ट ये तो छोड़ दो, ये तो मत करो, यहाँ तो मत जाओ, ऐसे तो ना करो? हाँ, देयर आर टाइम्स जब मेरी मॉम जो होती हैं खुद घबरा जाते हैं कि ये क्या करने जा रही है, लेकिन एट द एंड आई एम 110% श्योर अबाउट द थिंग्स आई डू। तो इवेंचुअली आई डू देम। आई जस्ट यू नो, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है, और इवेंचुअली मामा अगर मना करती भी है ना कि ना करो ये हो जाएगा, देयर जस्ट अफ्रेड कि मैं अपने आप को चोट ना लगवा रही हूँ, क्योंकि मेरे काम इतने खतरनाक होते हैं, जैसे पोलो, ठीक है, देन फायर ब्रीदिंग, या फिर माउंटेनियरिंग एंड देन साइकिलिंग लंबे रूट्स पे। तो मैं इनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बात, और बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं और इंस्पिरेशन भी हैं आप, और जनाब इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी सुपर वुमन है। और महक ने सोच लिया, महक भी माउंटेनियरिंग करेंगी, महक भी जाएंगी जी, महक कोहे पैमाई करेंगी, फिर हम वीडियो शेयर करेंगे। कुछ भी नहीं सोचा शेयर। वेलकम बैक। म्यूजिक की लगी बैठक कहाँ पर, महक गई थी और किससे रही उनकी मुलाकात, दिखाते हैं आपको। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा
जज्बात पे दिन रात पे जाने लगा, हर पल कहे don't go away, आप पास आ, oh, 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 जबरदस्त जनाब, मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना, तो लाजिम है गुनगुनाना। मैं गुनगुना नहीं रही, अम्मार बेग हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो जनाब इनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान के सुपर गुलूकार वारिस बेग के साहबजादे आज मेरे साथ मौजूद है और मुझे शर्फ उन्होंने बख्शा कि मैं लाइव बैठ के इनका म्यूजिक सुनूं। तो जनाब एक नया टैलेंट सामने आ रहा है। वारिस बेग के गाने मैं तो बड़े सुनती थी, आज उनके बेटे से भी सुनूंगी। लेकिन सबसे पहले अमार, जो आपने गाना गाया, ये क्या अब्बा ने कहा था कि बेटा अब तुमने गुलूकारी करनी है, या खुद से था कि नहीं अच्छा मैंने अब गुलूकारी की तरफ आना, सिंगिंग? मुझे मैं शुरू दिन से सिंस आई वाज अ किड मुझे पैशन था मेरा म्यूज़िक। मैं पापा को देखता था, बाकी सिंगर्स को देखता था। इतनी अच्छी लाइफ और क्रिएटिविटी का शौक़ है मुझे वैसे ही, तो मुझे बचपन से ही शौक़ था म्यूज़िक का। बट आई वेंट टू अमेरिका, मैंने वहाँ पे पढ़ा, पेरेंट्स का जोर था इस चीज़ पे कि यू शुड हैव अ डिग्री एट लीस्ट। सब कुछ करके मैं बोर हो गया था उस लाइफ से, सो आई केम बैक टू पाकिस्तान और अपना इसको एज अ करियर परस्यू करूँ, एंड आई कैन नॉट कंप्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। चलें जनाब, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम आपको जो है ना आपके अब्बा की तरह भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपका पहला गाना है? ये मेरा पहला ओरिजिनल है। आई हैव डन अ फ्यू कवर्स जो कि मैंने कोरोना के टाइम में मुझे टाइम मिला। अच्छा, वो आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, यूज़ किया? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, बट मेरा ख्याल है आर्टिस्ट कम्युनिटी को या एंटरटेनमेंट बिजनेस को बहुत बूम मिला इसकी वजह से। सो आई वाज एबल टू स्पेंड सो मच टाइम विद माय डैड, और क्योंकि मैं अमेरिका था तो हमारा एक डिस्टेंस भी था बीच में, तो पापा के साथ बहुत टाइम गुजारा मैंने, उनके साथ क्लासिकल मैंने सीखा। वी वर्कड ऑन सो मेनी सॉन्ग्स। मैंने बेसमेंट में अपनी घर की स्टूडियो बनाया, तो मेरे लिए वो एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे आपके मतलब माशाल्लाह अब्बा के तो गाने बड़े मशहूर है ना, मतलब पूरी पाकिस्तानी आवाम फ़ैन है उनकी, जिस तरह से वो गाते हैं। तो अब्बा से कुछ टिप्स वगैरह लेते रहते हो कि अच्छा मुझे ये इस तरह से बता दे, इस तरह से बता देंगे मैं ऐसे कर लूँ वैसे गा लूँ? एब्सोल्युटली, आई एम सो ब्लेस्ड। और मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी मेरे पापा ही हैं। मैं जो गाना बनाता हूँ सबसे पहले उनको सुनाता हूँ, और ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ जॉइंट वेंचर। एक्सप्रेशन, लफ्ज़ की अदायगी, आपको पता ही है सबको माशाल्लाह कि जब मेरे पापा ने म्यूज़िक शुरू किया, वो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक का रिवाइवल था, एक नई आवाज़ थी। तो आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे अगर टिप लेनी होती है तो भाई अब्बा घर पे मौजूद है। एब्सोल्युटली ये ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे हमारे ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे में कि जनाब अच्छा एक गुलूकार का बेटा है तो बड़ा अच्छा गाता होगा, ठीक है, अगर उसने बुरा गा दिया तो ये तनकीद की जाती है कि भाई तुम तो इतने अच्छे सिंगर के बेटे हो, तुमने गाना अच्छा नहीं गाया। ऐसा अभी तक कुछ सुनने में मिला है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं है, बट देयर इज़ सो मच वेट ऑन माई शोल्डर्स बिकॉज ऑफ दिस। बहुत प्रेशर है क्योंकि पापा ने इतना नाम बनाया है, तो अगर मैं उस जो प्रीसेट ये जो बार है उसको मीट नहीं करूँगा या उसको एक्सीड नहीं करूँगा, तो बात नहीं बनेगी। तो बट लोगों को पीपल थिंक के ओह जस्ट बिकॉज यू सेलिब्रिटी सन, आपके लिए बहुत ईजी है फील्ड में आना because your dad has connections। Exactly, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि ओके सेलिब्रिटी का बेटा है, सेलिब्रिटी की बेटी है, तो भाई इसके लिए तो आसान है चीज़ें करना। बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है क्यों? क्योंकि अगर मेरे पापा की एग्जांपल लें, मेरे डैड की, वो तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं मेरिट पे करो जो करना है। मैंने I'm not gonna make a phone call for you। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी होता है क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ एक लेबल आपके साथ ज़रूर रहता है कि ये इसका बेटा है, ऋतिक रोशन इसका बेटा है, राकेश रोशन का, अभिषेक बच्चन, सो दैट्स ऑलवेज गोना स्टे विद यू, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी स्टेप लो you have to be very careful about it। लेकिन देखिए ना, ये चीज़ बड़ी आसान है कि जब आप काम करते हैं या जब आपका काम देखा जाता है तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा बंदे में या बंदी में टैलेंट है या नहीं। किसी का बेटा होना या बेटी होने से आई डोंट थिंक सो कि अब कोई फर्क पड़ता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं और लोग इजीली जज कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कभी घर में ऐसा हुआ है कि अम्मा ने कहा कि नहीं भाई मेरा जो बेटा है वो तो सिंगिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, अब्बा ने कहा नहीं ये तो सिंगर ही बनेगा, ऐसी कोई लड़ाई वगैरह घर में? क्योंकि हमेशा ऐसा होता ज़रूर है घरों में। I've been so fortunate, so lucky enough कि बचपन से जो भी करने का दिल चाहे, कुछ भी लेने का दिल चाहे, पेरेंट्स ने कभी ना नहीं किया। मेरा एक छोटा भैया, he's into business, I love music, तो
उसको बिजनेस में सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, मुझे म्यूज़िक में हर तरीके से। सो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक तो इस घर में पैदा हुआ, माशाल्लाह। सो नो कंप्लेंट्स। अच्छा, वैसे यकीनन जो आपके अब्बा गाते थे उनका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो कोई अब्बा का सॉन्ग अगर आप गुनगुना दें। ज़रूर ज़रूर, मैं वो आपको गाना सुनाऊंगा जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा, अब्बा के गाने पे? हाँ, आई वाज जस्ट 3 years old। हाँ। और उस वक्त मेरे 3 साल मैं के 3 साल का था। अच्छा। और उस वक्त ये गाना वायरल था। हाँ। मैं जैसे सुनाऊंगा आपको पता भी लग जाएगा। ओके ओके, चलें, हो सकता है मेरा फेवरेट हो। चलो, एब्सोल्युटली। कल जब देखा मैंने चाँद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, ओ कल शब देखा मैंने चाँद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह, अच्छा, मेरा तो ये बहुत फेवरेट गाना है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप 3 साल के थे, तो जब आपने 3 साल की उम्र में परफॉर्म किया तो क्या कमेंट दिया अब्बा ने? बस पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। उसकी वीडियो भी है घर पे कहीं पे बनी हुई है मेरी। इट वाज माय बर्थडे। सब शौक थे कि ये हो क्या रहा है, ये बच्चा कर क्या रहा है। तो सारे बड़े हैरान हुए कि इसके अंदर स्पार्क है, ये कुछ करेगा। अच्छा, घर में सबसे बड़े हैं आप बहन भाइयों में? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। और एक भाई आपसे छोटे हैं? जी बिल्कुल। और गाने का शौक सिर्फ आपको है? सिर्फ मुझे है। और छोटे वाले को शौक नहीं है? ही इज अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा, वो सुनता बहुत अच्छा है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई ये नहीं सही किया, ऐसे नहीं, ऐसे क्योंकि वो मेरी उम्र का ही है ऑलमोस्ट, इस यूथ ऑफ पाकिस्तान। जो भी मैं गाना बनाता हूँ मैं उसको ज़रूर सुनाता हूँ, उसका रिएक्शन लेने के लिए कि उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है। तो। अच्छा अमार, आपने यूथ ऑफ पाकिस्तान की बात की। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आपकी नज़र में उन लोगों को किस तरह से अपने टैलेंट को खुद से परफॉर्म या खुद से प्रमोट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है महक। कि पर्सनली जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड लेबल, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी सिफारिश नहीं। अपने बलबूते पे आपने बस फिगर आउट करना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। If you think you're good enough, it's very simple. आपका कंटेंट अच्छा हो, मेक अ नाइस यूट्यूब चैनल, उस पर आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट डालते रहो। अब बैक इन द डेज जब मेरे पापा काम करते थे 90s, लेट 80s, 90s, उस वक्त बहुत मुश्किल था मशहूर होना। exactly. अब तो इतने मीडियम्स हैं, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, फेसबुक, यू नेम इट। तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकते हो आप, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। उस सक्सेस को यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट। सबसे ज़रूरी जिस तरह आजकल कुछ वीडियोस वायरल चल रही हैं, एज यू नो एंड वी ऑल नो, वी हैव टू सी कि 6 months लेटर, a year लेटर, वो लड़का या लड़की क्या कर रहे हैं। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट और अपने टैलेंट को साथ साथ पॉलिश करते रहें। प्लस यू शुड ऑलवेज हैव एजुकेशन। ये भी ज़रूरी है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट को या आर्ट को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह दीगर ममालिक में दी जाती है। तो it should always be your plan B. Plan A should be education. If you're educated, you can always go anywhere, get a nice job. आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अमार, एक और चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप अभी एक गाने पर काम करें, ये गाना किसी फिल्म के लिए है या फिल्म में गाने के लिए कभी सोचा है कि अच्छा अब बस ये अब मैंने फिल्मों के लिए गाना है, ये ड्रामास के लिए गाना है? मैं आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ तो बन रही हैं यहाँ पे। हाँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, कोई कुछ अच्छी तो बन रही है ना? कुछ अच्छी बन रही है, मगर उनके अंदर भी वो म्यूज़िक बहुत सिलेक्टिव है। वो किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, और वो लगता है कि जैसे फोर्स किया जा रहा है मूवी के अंदर गाना। जस्ट बिकॉज द सॉन्ग इज़ गुड, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको मूवी में डाल दो। बट ये जो ओरिजिनल मैंने भी सुनाया है, इसका मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अमेरिका फ्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। हॉलीवुड में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये हॉलीवुड के लिए? जी, हॉलीवुड के लिए नहीं, इट्स एक्चुअली फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो उर्दू समझने वाली कम्युनिटी है, बट मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ इसका वीडियो, जस्ट फॉर अ डिफरेंट टेस्ट।
एक्सपेरिमेंट, तो इसको मैं अमेरिका में शूट कर रहा हूँ। अमेरिका में शूट करें और ये एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसलिए करें क्योंकि जाहिर सी बात है जितना नया टैलेंट होगा वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा, उनका नया दिमाग है, वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा। तो मैं चाहूँगी लास्ट में दोबारा से गाना सुना दें। ज़रूर ज़रूर, मैं आपको एक गाना जिसका मैंने कवर किया है एटलीस्ट अ मंथ अगो, तो वो आपको सुनाता हूँ। ओके। फिर उसके बाद आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ज़बरदस्त, वेरी टैलेंटेड अमार बेग हमारे साथ मौजूद थे और मेरी दुआ यही है कि भाई जिस तरह से इनके अब्बा ने नाम कमाया, पाकिस्तान के लिए काम किया, ये भी उतना ही काम करे और उतना ही नाम कमाए। अमार, गुड लक, अल्लाह पाक इसी तरह से आपको तरक्कियां दे। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, माय हैंडल इज़ इट्स अमार बेग, तो प्लीज़ फॉलो करें एंड व्हाटएवर यू ड्रीम फॉर, गो फॉर इट, और आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर पहुँचाएगा।